ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमारा सेकंड चैप्टर कवर हो गया था। उसके बाद वी कैन स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 विच इज मच सिंपलर। इनिशियली 11th क्लास में अगर किसी बच्चे से बात की जाए जो 12th में पास आउट होकर जा चुका है, तो उससे पूछ लेना कि आपके लिए सबसे आसान चैप्टर कौन सा था, तो बोलेगा बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है। सबसे इजी चैप्टर हमारे पास यही है, ठीक है। तो किसी को अगर अपने भाई से पूछना हो, किसी रिलेटिव से पूछना हो कि भैया 11th क्लास में कॉमर्स में सबसे इजी चैप्टर हमारे पास कौन सा था, तो ही विल से और शी विल से दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे इजी चैप्टर तुम्हारे 11th क्लास का यही है। बट इनिशियली आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों प्लस कर रहे हैं, कहाँ माइनस कर रहे हैं, और रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो अब जाके प्रैक्टिकल सेगमेंट जो हमारा स्टार्ट होने वाला है उसमें दिक्कत आएगी ही आएगी। हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम क्या करने वाले हैं, हम चीजों को एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। इस चैप्टर के स्टार्ट होने के बाद आप लोग बन जाओगे एक बिजनेस के अकाउंटेंट। आपने आपको ये नहीं सोचना कि मैं क्या हूं, आप जो भी हो, जिस भी लेवल पे हो, ठीक है। मान लो ये आपकी दुकान है और जब बिजनेस नया नया स्टार्ट किया जाता है ना, तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो यू आर द स्वीपर, मकान मालिक हो गए आप, अकाउंटेंट भी आप ही हो, मैनेजर भी आप ही हो, खरीदोगे भी आप ही, बेचोगे भी आप ही। तो यू आर वन मैन आर्मी बिजनेस के इनिशियल लेवल पे, ठीक है। जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा तो आप टीम हायर कर लेते हो, ठीक है। मैनेजमेंट कोई और करेगा, सेल्स कोई और करेगा, मार्केटिंग कोई और करेगा, तब ऐसा होता है। लेकिन इनिशियल लेवल पे सब काम खुद ही करना पड़ता है। सामान खुद लेके जाना पड़ेगा, परचेज भी करना पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, सब करना पड़ता है। तो आप ये समझो ये आपकी छोटी सी दुकान है, आपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है। स्टार्ट करने के बाद जो भी होगा वो हम करेंगे, मतलब मैं करूंगा एज एन अकाउंटेंट ऑफ माई बिजनेस, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में है क्या, तो जैसा मैंने लिखा अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या है, कोई ना कोई चीज होनी चाहिए जिसमें एलएचएस और आपको आरएचएस देखने को मिलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म्स। हमने आपने देखा होगा ना कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये क्या है, इक्वेशन का पार्ट है, ठीक है। इसमें ऐसे ही आपको एक इक्वेशन देखने को मिलती है जो आपके मैथमेटिक्स में मिलती है। तो वो इक्वेशन किस तरीके की है और क्या है, तो देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर एक ही इक्वेशन है हमारे पास जिसका नाम है सिंपल सा, विच इज एसेट्स प्लस, एसेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, कैपिटल और प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। तो कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन अगर होगी तो इसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा चैप्टर इसी के ऊपर टिका हुआ है सब कुछ, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर आप कैसे कैसे डाटा रिकॉर्ड करोगे, कोई भी डाटा अगर आपको नजर आता है कि भैया ये एसेट्स की कैटेगरी में आएगा, तो आपको उसे इसमें ओपन करना है। ओपन करने के अंदर सेंस आपको उसका नया कॉलम क्रिएट करना है। जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा लगाया होगा, तो कैश जो आया वो एसेट्स है क्योंकि उस पर ऑनरशिप आपकी हो चुकी है एज एन अकाउंटेंट, ठीक है, बिजनेस के ऊपर। देन उसके बाद आपने इसी पैसे से क्या किया, सामान खरीदा। तो जो आपने खरीदा उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, सामान जो बेचने के लिए खरीदा गया है। तो उसे आप इस चैप्टर में क्या लिखोगे, स्टॉक या फिर गुड्स का नाम दे देना, ठीक है। आपने बिजनेस किया, बिजनेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो फर्नीचर लगाना पड़ेगा ना, तो जो फर्नीचर आपने लगाया वो भी तुम्हारे लिए क्या है, एसेट्स का पार्ट बनेगा। तो उसका एक और कॉलम खुल जाएगा, ठीक है। कुछ मशीन्स लगानी पड़ेंगी मुझे अलग अलग तरीके से, तो मशीनरी एक नया एसेट्स ओपन हो जाएगा आपका, ये खोल देना। डन। और कुछ मिल सकता है, तो जैसे जैसे एसेट्स मिलते रहेंगे आप यहाँ पे ओपन करते रहोगे, ठीक है। कैसे करना है वो भी देखेंगे फॉर्मेट वाइज, अभी समझा रहा हूँ केवल एसेट्स कैसे ओपन करने हैं। देन कैपिटल में कुछ खोल सकते हो आप, कैपिटल तो एक ही होती है क्योंकि 11th क्लास का जो कोर्स है आपका वो किसका है, सोल प्रोप्राइटरशिप का है, मतलब एक बंदा ऑनर रहेगा। तो कैपिटल किसकी रहेगी, केवल एक बंदे की रहेगी, इसीलिए कैपिटल केवल और केवल एक ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको 2-3 कैपिटल देखने को नहीं मिल सकती, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में क्या देखने को मिलेगा, मल्टीपल लायबिलिटीज हो सकती हैं, बिकॉज बिजनेस कर रहा हूं तो कर्जा वर्जा तो लेना पड़ेगा ना। अब कर्जे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, छोटा कर्जा भी होता है, बड़ा कर्जा भी होता है। तो जितने भी कर्जे मिलेंगे उनकी अलग से आपको ओपनिंग करनी पड़ेगी। जैसे कर्जे में क्या आ गया, आपने उधार में सामान खरीदा, तो कौन आता है, क्रेडिटर्स आते हैं। क्रेडिटर्स की डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में कवर कर चुके हैं। देन उसके बाद और क्या आएगा, कोई ऐसा खर्चा जो मैंने पे नहीं किया तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से डाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल एक्सपेंसेस आपको देखने को मिल जाता है, लायबिलिटीज मिल जाएगी। जैसे कोई लायबिलिटी, कोई पैसा आपने क्या कर लिया, एडवांस में रिसीव कर लिया, तो इनकम रिसीव इन एडवांस, तो ये लायबिलिटी मिल जाएगी। जो जो मिलते रहेंगे वो खोल देना। डन, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को मुझे मैच कराते हुए इस पूरे चैप्टर के अंदर कवर अप करना है।
कैसे कवर अप करना है, कौन कौन चीजें होंगी, तो ये इक्वेशन पहली हो गई। अब इसी में मैं आपको क्या कराने वाला हूं चैप्टर में, सबसे पहले हम सीखेंगे इसके अंदर हर एक ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट। जो मैं अभी आपको दे रहा हूं ये केवल नोट्स का पार्ट है, इसको याद नहीं करना, ठीक है। ट्रांजैक्शंस लिखेंगे हम लोग एंड उनका जो इफेक्ट पड़ेगा एंड देयर इफेक्ट, ठीक है, वो कैसे पड़ेगा, क्या होगा। तो उससे पहले एक चीज छोटी सी और अच्छी समझा देता हूं। देखो, अच्छा किसी के माइंड में ये आया कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी ही क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटी, ऐसा भी तो सकता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एसेट्स जो है वो कैपिटल और लायबिलिटी के कॉम्बिनेशन को कहा गया है। क्यों? इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि भैया आप जब भी कोई एसेट्स क्रिएट होगा तो एसेट्स क्रिएट कहां से होगा? या तो मालिक अपने घर से पैसा लगाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं कैपिटल, या तो क्या होगा कोई भी सामान आप कर्जे पर लेके आओगे तब भी एसेट्स क्रिएट होगा। तो अगर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो भी उस केस में क्या हो रहा है, एसेट्स ही बढ़ रहे हैं ना। मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए तो 1 लाख रुपए यहां आ गया और 1 लाख रुपए यहां भी आ गया, बाकी ऑल अदर आइटम्स ये जीरो हो गया। इक्वेशन मैच है, एलएचएस 1 लाख, आरएचएस 1 लाख। देन अच्छा और क्या हो सकता है कि मैंने कोई सामान खरीदा लेकिन उधार में खरीद लिया। उधार में खरीदा तो क्या होगा, तो 40,000 का माल खरीदा लेकिन पैसे नहीं दिए तो उधार बढ़ेगा, कैपिटल में कोई फर्क पड़ेगा? जीरो। दोबारा मैच हो गई, 40,000 इधर 40,000 इधर। एक और तरीका हो सकता है कि सामान जो मैंने खरीदा इस बार पैसे दे के खरीदा, तो जब आप पैसे दे के खरीदोगे सामान तो क्या होगा, आपके एसेट्स की कैटेगरी में एक चीज आएगी, जैसे 10,000 का सामान खरीदा आपने और पैसे दे दिए, तो जो पैसा दिया वो कैश में से दिया होगा ना, कैश कहां पे है, एसेट्स में ही है। तो एसेट्स ही प्लस हुआ और एसेट्स ही माइनस हो गया, नेट इंपैक्ट यहां पे जीरो जीरो और यहां भी जीरो, मैच हो गया, अभी भी हो गया मैच। तो मुझे हर इक्वेशन है बस ये चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेगी तरीके से बस, ठीक है। अभी क्लियर है वाला पार्ट कि मेरा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्यों होता है, ठीक है। अब आ जाओ इक्वेशंस के ऊपर। तो जो मैं इक्वेशंस आपको बता रहा था कौन कौन सी इक्वेशन होगी, अब इनिशियली बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले पैसा लगाना पड़ेगा। तो कौन पैसा लगाएगा, ऑनर लगाएगा। तो पहली जो ट्रांजेक्शन हमारे पास बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि मैंने केवल पैसा लगा दिया। अब जितना मैंने पैसा लगाया उसको एग्जांपल में ले रहा हूं मैं यहाँ पे, केवल 1 लाख रुपए का अमाउंट एग्जांपल है। ये क्वेश्चन में वैसे हमेशा गिवन करके देगा आपको कि कितना पैसा लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया गया। डन। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कितनी चीजें आप ओपन करने वाले हो, एक एसेट्स खुलेगा तो उस एसेट्स का नाम क्या होगा, कैश, क्या होगा, प्लस कितने रुपए, 1 लाख। दूसरा जो पैसा लगाया गया वो स्टार्टिंग में लगाया गया बाय द ऑनर, मतलब 1 लाख रुपए की कैपिटल आएगी। तो क्या हुआ इस केस के अंदर आपका, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, 1 लाख ये बढ़ गया, 1 लाख ये बढ़ गया और ये जीरो हो गया मैच। डन। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा मैंने सब बस आपको, ठीक है। ये क्लियर हुआ पहला फर्स्ट ट्रांजेक्शन। नाउ मूव टू सेकंड ट्रांजेक्शन। अब क्या होगा, जब बिजनेस स्टार्ट कर ही लिया है, पैसा लगा ही दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ तो फर्नीचर भरना पड़ेगा। तो फर्नीचर भरेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, परचेज फर्नीचर। अब फर्नीचर परचेज किया कितने रुपए का, लेट सपोज मैंने 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीद के बिजनेस में लगा दिया, ठीक है। डन। अब इसमें कितनी चीजें खुलेंगी, स्टॉक और फर्नीचर कोई डिफरेंस है? देखो एक चीज समझाता हूं, आपकी कंप्यूटर की दुकान है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान ले लो, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आप दो चीजें परचेज करोगे। पहला क्या परचेज करने वाले हो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में, आपने लैपटॉप परचेज किए, लैपटॉप्स, ठीक है। अब लैपटॉप्स की क्वांटिटी कितनी है, 10 लैपटॉप खरीदे आपने। तो ये लैपटॉप जो है आपका, ये आपका एसेट्स बनेगा या गुड्स में आएगा। उसके बाद आपने कुछ फर्नीचर भी खरीदा, दुकान में काम करवाया, ठीक है, और रैक वगैरह बनवाई है जहां पे 40,000 रुपए खर्चा आ गया, ठीक है। और लैपटॉप में आपका खर्चा कितना है, 10 लैपटॉप खरीदे आपने, टोटल लगा लो आपके इसके अंदर आपका 4 लाख रुपए खर्चा आ गया। तो कौन सा वाला गुड्स की कैटेगरी में आएगा, कौन सा वाला फर्नीचर की कैटेगरी में आएगा,
लैपटॉप किसमें आने वाला है मेरा, यहां मेरा ये जो आइटम है ये गुड्स में आने वाला, तो इसके अंदर इस चैप्टर में आप इसको किस कॉलम में ओपन करोगे, स्टॉक्स के कॉलम में डालोगे। और ये जो फर्नीचर परचेज किया है इसको कहां डालोगे आप, इससे आप फर्नीचर की कैटेगरी में डालोगे। ये समझ में आ गया। डन। एक और एग्जांपल, अब इस बार अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं अपने कोचिंग सेंटर की, यहां पे मैंने क्या किया, एक इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने इस बार दोबारा लैपटॉप परचेज किया, ठीक है, और फर्नीचर ही परचेज किया है। तो इस वाले केस में कौन सा वाला गुड्स में आएगा और कौन सा वाला एसेट्स में आएगा, क्या इसमें कोई आइटम है जो गुड्स का पार्ट है कुछ, लैपटॉप गुड्स में आएगा, क्यों, देखो कोई भी आइटम गुड्स की कैटेगरी में आप कब डालोगे, जब आपने उसे खरीदा किसके लिए, बेचने के लिए खरीदा है। अब यहाँ पे मैंने लैपटॉप, एक ही लैपटॉप खरीदा है परचेज करने के लिए, अपना खुद का लैपटॉप खरीदा, ठीक है, उसका अमाउंट 1 लाख रुपए लगा लेते हैं, और फर्नीचर लगवाया मैंने, लेट सपोज सेम वही 40,000 रुपए का। तो इसमें कौन सी वाली आइटम मेरी गुड्स में आने वाली है, कौन सी वाली आइटम एसेट्स में आने वाली है। तो इसमें पहली चीज क्या है कि भैया इसमें गुड्स की कैटेगरी में एक भी आइटम नहीं है, ना ये और ना ये, क्योंकि मैंने इन दोनों को ही बेचने के लिए नहीं खरीदा, यूज करने के लिए खरीदा है, बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है। लैपटॉप में क्या करूंगा मैं, एडिटिंग वगैरह, रिकॉर्डिंग, डाटा वगैरह मेंटेन करना है मुझे, टेस्ट वगैरह बनाने हैं आपके, मुझे इसके लिए परचेस किया है ना, दैट मींस बिजनेस यूज के लिए खरीदा है। फर्नीचर तो वैसे ही बिजनेस यूज का पार्ट है। तो समझ में आया कि गुड्स कब लिखोगे आप, कब नहीं लिखोगे, क्लियर। अब इस केस में बताओ कौन सा एसेट खुलेगा आपका, फर्नीचर खुलेगा, बिकॉज आपने फर्नीचर परचेज किया है, तो यू हैव परचेज अ फर्नीचर। अब फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर का एक एसेट्स आ गया तुम्हारा, कितने रुपए का, 20,000 का। अच्छा ये फर्नीचर परचेज किया तो कुछ दूसरा इंपैक्ट भी तो आएगा, फर्नीचर लाए हो तो पैसा देना भी तो पड़ेगा, तो जब हम पैसा देंगे तो उस केस में क्या होगा, कैश माइनस हो जाएगा, कितने रुपए का, 20,000 का। अभी दोनों ही एसेट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो 20,000 एसेट्स बढ़ा और 20,000 एसेट्स की वैल्यू कम भी हो गई, समझ में आ गया। चलो तीसरे पॉइंट में आ जाओ। अब तीसरे पॉइंट हम क्या करेंगे, परचेज गुड्स। इस बार प्रॉपरली क्वेश्चन बता रहा है कि मैंने गुड्स खरीदे इस बार दोबारा से 20,000 रुपए के। अब 20,000 के जब मैं गुड्स खरीदने की बात कर रहा हूं, तो इस वाले सिचुएशन में हमने क्या किया है, जब गुड्स खरीदते हैं ना, दो तरीके होते हैं मेरे पास गुड्स खरीदने के, पहला इन कैश और ऑन क्रेडिट। हम दोनों तरीके से माल खरीद सकते हैं ना बिजनेस के अंदर, या तो मैं पैसे देके आऊंगा या पैसे देके नहीं आऊंगा, बिजनेस में चलता है ऐसा, ठीक है। जरूरी नहीं मुझे सारा पैसा देके ही आना है, कुछ पैसा मैं होल्ड कर, मैं रोक सकता हूं, ठीक है। लेकिन दोनों ही सूरतों में एक बात कॉमन है, क्या, सामान आएगा। मैंने कितने सामान खरीदा है, 20 का, तो पहली चीज क्या है, मेरा जो स्टॉक है वो बढ़ेगा, कितना, 20 का, दोनों में, यहां भी और आपका यहां भी स्टॉक तो बढ़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन में बोला कि उसने पैसे में खरीदा है सामान, तो क्या करोगे आप, कैश माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पैसे दे दिए ना, तो कैश आपका जेब में से चला गया बिजनेस के। और अगर पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, एक लाइबिलिटी बढ़ेगी, जिसका नाम क्या लिखोगे आप, क्रेडिटर्स, ठीक है। या तो आपको क्वेश्चन में नाम दे रखा होगा, नाम नहीं दे रखा तो आप क्रेडिटर्स लिख सकते हो, नाम दे रखा तो नाम ही डाल देना। जैसे क्वेश्चन बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, तो क्रेडिटर्स के नाम के क्या लिखोगे आप, श्याम लिख देना। क्रेडिटर्स भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टीचर से, क्योंकि 11th क्लास में क्या होता है ना कि टीचर जो बोलेगा वो फॉलो करना, बहस मत करना कि मैडम हमारे सर ने ऐसे कराया था, आप ऐसे करा रहे हो, नहीं, जो बोल रहा है मान लो, क्यों, मार्क्स उसी के हाथ में, ठीक है, क्योंकि पेपर मैडम को चेक करना है। सीबीएसई 12th में जब आप जाओगे तो आपका एग्जाम सीबीएसई के बोर्ड चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रेजेंटेशन करनी है। तो जो सीबीएसई को फॉलो करते हैं वो हम तरीका फॉलो करेंगे, बट 11th क्लास से बहस नहीं करनी, टीचर के नजर में चढ़ जाओगे, तो फिर जब पेपर चेक होगा तब मैडम पकड़ लेगी, अच्छा मेरा मेरा फॉलो नहीं किया, बताते हो अभी, जा बेटा, ले बेटा, काट मारेगी उसे निकाल के, ठीक है। तो रंजिश तब निकलती है, ठीक है जी, क्लियर हुआ। तो आपको जो बोला गया वैसा करना। अभी के लिए हम क्या करने वाले, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, अब हमने बिजनेस स्टार्ट करते करते टाइम कितनी चीजें सीख ली, कि बिजनेस जब स्टार्ट होगा तो पैसा लगाएंगे तब क्या करना है, एसेट्स खरीदेंगे तब क्या करना है, सामान खरीदेंगे तब क्या करना है। अब सामान खरीदने के बाद हम क्या करेंगे, बैठ जाओ आराम से, बेचना भी तो पड़ेगा। सामान बेचने के लिए क्या करोगे आप, बेचते टाइम क्या ट्रांजैक्शन होगी तुम्हारी, तो देखो बेचते टाइम क्या लिखोगे आप यहाँ पे, आप मेंशन, क्वेश्चन में देगा मेंशन करके कि सोल्ड गुड्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में जब भी सामान बेचते हैं ना, तो उस सामान को बेचने का जो कॉस्ट है उसका एक कॉस्टिंग प्राइस अलग होती है ना।
गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000, लेकिन सोल्ड एट, क्वेश्चन क्या बोलेगा कि बेचा कितने में, सोल्ड एट ₹8,000, एक्स्ट्रा लेके चलते, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन दोनों मेंशन करके देगा। ठीक है, अब इस वाले सिनेरियो में क्या क्या हुआ है, सामान बिका है, सामान बेचने के खरीदने के अकॉर्डिंगली दो तरीके हो सकते हैं दोबारा, जैसे सामान हम खरीदते दो तरीके से, उधार में और कैश में, बेचते टाइम भी तो यही होता है। एज अ बिजनेसमैन आप क्या करोगे, सामान कैसे बेचोगे, या तो आप बेचोगे कैश में, या तो आप कैसे बेचोगे, उधार में। तो उधार में बेचो चाहे कैश में बेचो, एक चीज तो कॉमन है, क्या, मेरा स्टॉक माइनस होगा, क्योंकि कस्टमर जो लेने आया है सामान, वो तो सामान लेके जाएगा, कितने का सामान लेके जाएगा, 5 माइनस करोगे या 8 माइनस करोगे, अबे आपके लिए सामान कितने का था, आप अपने अपने ये क्या क्या उसे बताओगे आप कि भैया जो सामान तुम लेके जा रहे हो ना वो 8 का नहीं है भैया, ₹5,000 का, 3,000 हम कमा रहे हैं आपसे, ऐसा बोलता दुकानदार। अगर ऐसा बोलेगा तो क्या बोलोगे, भाई सब 3,000 कमा रहा है मेरे से, वो डिस्काउंट देते भाई। दुकानदार क्या बोलते हैं, डिस्काउंट कितना बोलते हैं, बाबू जी ₹2 बच रहे हैं बस, है ना, ये बोलता है, किसी पूछो भाई साहब थोड़ा डिस्काउंट दे दो, कह रहे भाई साहब ₹2 बच रहे हैं, वो भी आप ही ले लो, बस असलियत तो पता ही है सबको कि ₹2 नहीं बच रहे, 2,000 बच रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन कस्टमर जब डाटा रिकॉर्ड करता है, जो अकाउंटेंट है वो डाटा रिकॉर्ड करेगा, तो रिकॉर्डिंग में क्या लिखेगा कि मेरा स्टॉक माइनस हो गया, कितना माइनस हुआ, 5 का माइनस हुआ ना, 3 का तो फायदा है, वो स्टॉक थोड़ी है, आपका एक्चुअल में माल कितने का है, 5 का ही है, तो मैंने स्टॉक की वैल्यू कितनी माइनस करनी है, 5। अच्छा, अब पैसे मिलेंगे आपको, पैसे मिल गए अगर, तो कहां माइनस करेंगे हम, कैश में, कितना प्लस करेंगे हम, 8,000 पैसे मिलेंगे ना, तो कैश प्लस होगा 8 का। लेकिन अगर नहीं मिला तो क्या करोगे आप, जिससे पैसे लेने हैं उससे पूछोगे भाई तेरा नाम क्या है, नाम बता, नाम बताएगा वो, तो उसका नाम लिख लो, या फिर आप उस बंदे को क्या बोलते हैं, डेटर्स, बट क्रेडिटर्स में डेटर, डेटर्स बोलते हैं, तो डेटर्स में कितना अमाउंट ऐड करोगे आप, 8,000। अब देखो ये एंट्री बैलेंस नहीं हो रही, होगा बैलेंस, बीच में 3,000 का फायदा हुआ, फायदा किसको दोगे आप, अपने, अब अपने पास, किसके पास, बिजनेस के पास, क्या बिजनेस फायदा अपने पास रख सकता है, बिजनेस किसका है, मालिक का है, तो ये फायदा किसको मिलेगा, मालिक को मिलेगा। मालिक का पैसा कहां लिखा हुआ है, किस नाम से लिखा है आपने, कैपिटल के नाम से, तो जो फायदा हुआ वो किसको देने वाले हो आप, मालिक को देने वाले हो। मालिक कहां बैठा है, कैपिटल के फॉर्म में लेके बैठा हुआ है, तो भैया कैपिटल में डाल दो फायदा नुकसान, कि भैया बिजनेस स्टार्ट किया मालिक ने, तो सारा फायदा मालिक को ही मिलेगा। अब यहाँ पे फायदा होगा चाहे नुकसान होगा, सब मालिक का, कि जो रिस्क ले रहा है वही सारी, वही इंजॉय भी करेगा प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट उसको दे दिया मैंने, सीधा मालिक को दे दिया, हो गया बैलेंस। अब इसको अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में मैच करके देखें तो क्या होगा, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। देखो पहले मैं इस वाले की बात करता हूँ, स्टॉक एसेट्स है, कैश एसेट्स है, तो ये दोनों चीजें एसेट्स के फॉर्म में, यहाँ पे माइनस हुई ₹5,000 स्टॉक, और कैश बढ़ गया कितने रुपए का, 8 का, और कैपिटल क्या है, कैपिटल तो वो लिखी उस तरफ, तो कितने रुपए अमाउंट इंक्रीज हो रहा है इधर, ₹3,000। चेक करो, ये जीरो हो गया, नेट बैलेंस कितना बचेगा, ₹3,000 पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है ₹3,000, और इधर 3,000 पॉजिटिव, इक्वेशन मैच, LHS RHS, हो गया बैलेंस, मैच हो गया। बस इतना ही काम करना है आपको, देन चलो, ये इक्वेशन हमेशा चेक करते रहना कि हमारी मैचिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। नहीं हो रही है इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कुछ आपने गलत किया है, इसीलिए डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये 4 पॉइंट क्लियर है, तो पहले इन चारों को लिख लो, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, फिर उसके बाद अगले टॉपिक लिखवाता हूँ, क्योंकि एक साथ सारी चीजें करा दो तो थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाओगे और कुछ नहीं होगा। चलो इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म, अब ये हमारा पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट है, इसके जस्ट बाद हम लोग अब वही कवर करेंगे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब देखो बिजनेस मैंने कर रहा हूं, तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, फर्नीचर खरीदा, माल खरीदा और माल बेच भी दिया। इन बिटवीन क्या होगा, माल बेच सा ऐसे बिक जाता है माल, कुछ खर्चे भी तो करते हैं, तो खर्चे जो करेंगे उनका ट्रीटमेंट कैसे कैसे दिखाओगे आप, उनमें क्या क्या करोगे आप, तो मुझे उनकी ट्रीटमेंट्स लिखनी है। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो चुके हैं, 5वें पॉइंट पे आ जाओ। तो 5वां पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज एक्सपेंसेस। 5th पॉइंट, एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है, क्या लिखने वाले हम लोग, एक्सपेंसेस ट्रीटमेंट।
ओके आप एक्सपेंसेस के ट्रीटमेंट से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो लिख लो कहीं पे, रजिस्टर के सबसे टॉप पे मेंशन कर लेना, ये छोटी सी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन या फिर प्रॉफिट। ठीक है, ये पहली आइटम क्या है कि ये आइटम जो ऊपर लिखी है मैंने, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो चाहे इनकम चाहे प्रॉफिट चाहे गेन, ये सारी चीजें, ठीक है, रिलेटेड टू करंट ईयर। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनका कनेक्शन किससे होना चाहिए, करंट ईयर से होना चाहिए। शुड बी एडजस्टेड, कहां से माइनस प्लस करोगे, एग्जैक्टली शुड बी एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, तो दो चीजों का ध्यान रखना है आपको कि पहली चीज क्या है, आप आइडेंटिफाई करो कि क्या वो आइटम जो भी आप लिख रहे हो, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या वो एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस इनकम गेन इनमें से कुछ है। अगर है तो ये चेक करो क्या उसका कनेक्शन करंट ईयर के साथ है। ठीक है, अगर है तो आपको कुछ नहीं करना, एक जो साइड आएगी वो क्या होने वाली है, एक इंपैक्ट, वो कैपिटल में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब प्लस माइनस कैसे कैसे डिसाइड करोगे, प्लस करेंगे किसी भी इनकम को और गेन को और प्रॉफिट को, और अगर कोई भी चीज एक्सपेंस या लॉस में आती है तो उसे माइनस कर देना। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि खर्चे वर्चे होंगे नुकसान होगा तो माइनस होगा कैपिटल में से। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज बिजनेस करने के लिए जो भी फायदा हुआ वो तो हम पार्टनर्स ऑलरेडी ओनर को दे ही रहे हैं ना, लेकिन जो नुकसान होगा या फिर जो खर्चा होगा वो कौन बियर करेगा, मालिक ही बियर करेगा ना। तो मालिक बियर करेगा मतलब कैपिटल बियर, हम लोग ट्रांसफर मार के खत्म कर देते हैं। डन, तो पहला इंपैक्ट, एक इंपैक्ट ये रहेगा आपका, ये क्लियर हुआ। चलो अब आ जाओ एक्सपेंसेस पे। तो एक्सपेंसेस के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं, देखो एक्सपेंसेस हमेशा होते हैं दो तरीके के। अब एक्सपेंसेस में भी टाइप होती हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस टाइप होता है। पहला जो एक्सपेंस का तरीका होता है वो होता है जिसका कनेक्शन किस साल से देखने को मिलेगा आपको, करंट ईयर के साथ। दूसरा जिसका कनेक्शन किस साल से देखने को मिलेगा आपको, नेक्स्ट ईयर के साथ। क्या एक्सपेंसेस पिछले साल के हो सकते हैं, कि कोई खर्चा जो मेरा पिछले साल का मैं आज पे कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उसको एक्सपेंसेस नहीं बोलेंगे, फिर उसमें क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलते हैं। खर्चे का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा खर्चा जिसका फायदा या तो मुझे आज मिलेगा या तो मुझे कल मिलेगा। आज का मतलब ईयर की बात हो रही है, इस साल मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट ईयर, और अगले साल फायदा मिलेगा तो उसका खर्चा मैं आज कर सकता हूं ना, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस फ्यूचर में करना पड़ता है खर्चा, ठीक है, लेकिन फायदा फ्यूचर में मिलेगा, पैसे तो आज पे कर दिए। तो अगर कोई भी खर्चा करंट ईयर से रिलेटेड है जो मैंने आज ही पे किया है, तो यहां पर दो, एक सिचुएशन बनेगी, दो बनेगी। तो यहां पर केवल एक ही सिचुएशन बन सकती है कि अगले साल का खर्चा मैं केवल पे ही कर सकता हूं, नॉट पेड वाला सिनेरियो बन सकता है अगले साल के लिए, कि अगले साल का खर्चा या तो मैं पे ही करूंगा या तो पे नहीं करूंगा, वो वाला ऑप्शन आता ही नहीं है। तो मेरी चॉइस है ना कि फ्यूचर का खर्चा मुझे करना या नहीं करना, मैं केवल कर सकता हूं। लेकिन करंट ईयर में दो ऑप्शन बनते हैं मेरे पास, कौन कौन से, या तो मैं उसको पेमेंट करूंगा दैट मींस पेड, या फिर मैं उसको पे नहीं करूंगा, नॉट पेड। इसके अलावा ऑप्शन हो सकता है कोई, आपने किसी से कोई इंप्लॉय आपने जॉब पे रखा हुआ है, या तो आपको उसको सैलरी दोगे या नहीं दोगे, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप पे करोगे चाहे पे ना करो, लेकिन करंट ईयर से अगर इसका कनेक्शन है, तो पहली चीज, एक चीज तो फॉर श्योर सेट है कि वो कैपिटल में से माइनस होगी। क्यों माइनस होगी, अभी जो नोट लिखवाया था, ठीक है, क्योंकि उसका कनेक्शन किस साल से, करंट ईयर से। तो देखो करंट ईयर में आपकी कैपिटल माइनस क्यों हो रही है, बिकॉज मार्केट में आपका खर्चा तो हो गया ना, तो खर्चा हो गया तो कैपिटल माइनस करनी पड़ेगी। ऑनर को दे देंगे हम लोग, भैया देखो इतना खर्चा हो चुका है, पैसे नहीं दिए वो बात अलग है। अगर पैसे दे दिए तो क्या करोगे आप, कैश माइनस करवा देना, बिकॉज पैसे दिए तो पैसा देना पड़ेगा, कैश कम हो जाएगा। लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, कर्जा चढ़ेगा, उस कर्जे का नाम क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो क्या बनेगा मेरे लिए एक तरीके की लाइबिलिटी साइड पे एक नया कॉलम खुलेगा। डन, ठीक है। अच्छा उस वाले केस में क्या होगा, अगर मैंने अगले साल का खर्चा आज ही पे कर दिया तो एक सिनेरियो बनेगा कि पैसा तो माइनस होगा लेकिन ये कैपिटल में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अगले साल का, इस साल का तो है नहीं। ठीक है, अगले साल का खर्चा अगर मैं आज पे कर रहा हूं तो इस करंट ईयर के अंदर वो मेरे लिए क्या बनेगा, एक एक्सपेंस बनेगा जो एसेट्स के कैटेगरी में ट्रांसफर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस, और वो क्या बनेगा, एसेट्स। ये समझ में आ गया।
ठीक है, अब आ जाओ इसी के दूसरे पार्ट पर, विच इज 6 पॉइंट इनकम। अब जिस तरीके से एक्सपेंसेस के मैंने दो पार्ट लिखा है आपको, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, वैसे ही इनकम के दो पार्ट हो सकते हैं, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो इसको भी समझ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद नोट कर लेना। तो इसमें दो सिनेरियो बन सकते हैं। पहला, कोई भी इनकम है, या तो वो होगी करंट ईयर की, या तो वो कौन से ईयर की होगी, नेक्स्ट ईयर की। तो अगर वो करंट ईयर की है तो दोबारा इसमें दो चीज हो सकती हैं, या तो वो आपको मिल जाएगी या तो आपको नहीं मिलेगी, और कोई ऑप्शन हो सकता है इसके अंदर। और लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, आपको केवल मिलेगी, ना मिलने वाला तो सीन ही नहीं होता, क्योंकि यही ऑप्शन हो सकता है पॉसिबल कि वो मुझे फ्यूचर की इनकम आज मिल सकती है ना। अब अगर करंट ईयर की इनकम है तो उसका एक सिनेरियो तो मुझे पता है, क्या, कैपिटल में प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज वो करंट ईयर से कनेक्ट करती है। तो कहां जाएगी वो, कैपिटल बढ़ जाएगी, यहां पर भी और यहां पर भी कैपिटल बढ़ गई। कैपिटल बढ़ने के बाद अगर पैसा मिल गया तो क्या करोगे, अब क्या बढ़ेगा, कैश, बिकॉज पैसा मिल गया ना आपको, तो पैसा मिल गया तो एक तो क्या होगा, कैश बढ़ेगा। लेकिन अगर पैसा नहीं मिला तो क्या होगा, एक नया एसेट्स खुलेगा, कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, जो एसेट्स आपको जनरेट हो चुका है, एक ऐसी इनकम जो जनरेट हो चुकी है बट मिली नहीं है, क्या बोलते हैं उस इनकम को, एक नाम यूज करवाया था, लिखवाया था इनकम के अंदर कि कौन कौन सी इनकम होती है, उस इनकम का नाम होता है मेरा, दैट इज एक्रूड इनकम। एक ऐसी इनकम जो मुझे मिली नहीं है लेकिन जनरेट हो चुकी है, तो ये किस कैटेगरी में आने वाली है, एसेट्स की कैटेगरी में खोल दोगे आप इसे, ठीक है। क्योंकि जो पैसा जनरेट हो चुका बट मिला नहीं है, बट इस पर ऑफिशियल अधिकार जो राइट है वो तो मेरा ही है, तो मुझे मिलेगा। हर वो चीज जिस पर राइट मेरा अवेलेबल है वो तो एसेट्स है, इसीलिए एसेट्स में आ गया। अच्छा, इस वाले केस में क्या होगा, अगर कोई इनकम एडवांस की मुझे पहले ही मिल गई तो कैश तो बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जो पैसा मुझे आज ही मिल गया, क्या उस पर ऑफिशियल राइट मेरा है, क्या उस इनकम को आज मैं अपना बोल सकता हूं, नहीं। तो मेरे लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। तो उसके लिए क्या नाम यूज करोगे आप, इनकम रिसीव इन एडवांस, और ये किस कॉलम में आएगा, ये लायबिलिटी वाली साइड पे डाल दोगे, बिकॉज जो इनकम मेरी है ही नहीं बट मैंने ले ली, तो इसके लिए काम तो मुझे करना पड़ेगा ना फ्यूचर में, इसीलिए क्या बन जाता है मेरे लिए, लायबिलिटी बन जाता है। ये क्लियर है, ठीक है। एक्सपेंसेस और इनकम को लिख लो, देन दो तीन चीजें और बची हुई हैं, फिर उसके बाद हमारा इस चैप्टर के हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये मेंशन कर लो। देखो अब ये हमारा कंप्लीट है। अब इसके बाद अगला जो छोटा छोटा टर्म्स है वो क्या क्या है मेरे पास, ये एक ही पे ले लो सारी, ताकि फ्यूचर में शेयर करने के लिए काम आ जाएगा तुम्हारे पास सारा। ठीक है, 7वां पॉइंट। देखो अगला पॉइंट हमारे पास जो अवेलेबल है वो 7th पॉइंट में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है आपको, कितनी चीजें लिखोगे आप। तो सबसे पहले ये हमारा हो चुका है ऑलरेडी, इसके बाद एक पॉइंट आता है विड्रू फ्रॉम बिजनेस, विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए सामान कौन निकाल सकता है, अकाउंटेंट या ऑनर। अकाउंटेंट निकाल के लेके जाएगा तो मालिक मारेगा नहीं, तुम्हें भैया नौकरी दी है इधर, तुम सामान कैसे लेके जा रहे हो, सिंपल सी बात है ना। तो ऑनर ही केवल पर्सनल यूज के लिए सामान घर लेके जा सकता है। तो वो सामान लेके जाएगा, क्या ये रिस्ट्रिक्शन है, क्या वो पैसा भी लेके जा सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है ना। कि या तो वो क्या लेके जाएगा, कैश लेके जाएगा, या तो क्या लेके जाएगा, वो तो दुकान में सामान बेचने के लिए रखा हुआ है वो भी लेके जा सकता है ना। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, भाई हलवाई की वाइफ आ गई रक्षाबंधन पे कि भैया मैके में मिठाई लेके जानी है, तो क्या करेगा वो, अपनी दुकान से डब्बे वगैरह पैक करवा के दे देगा निकाल के, तो वो क्या किस कैटेगरी का पार्ट है, वो गुड्स की कैटेगरी में आता है। तो क्या माइनस करोगे आप, स्टॉक्स माइनस करोगे, कितने रुपए का, क्या यहाँ पे सेल प्राइस माइनस होगा या कॉस्ट प्राइस माइनस होगी, अपनी वाइफ से प्रॉफिट लेगा वो, लेके देखे और फिर घर आके देखे, सिंपल सी बात है। तो क्या माइनस करोगे आप यहां से कॉस्ट माइनस करोगे, कि केवल कॉस्ट, अगर माल 1000 का बना है तो 1000 ही उससे लेगा, ठीक है 1000 ही कैपिटल में से माइनस कराएगा मतलब। तो स्टॉक कितना माइनस हुआ, 1000। दूसरा, सामान कहां पे गया,
घर गया, तो जो बिजनेस में उसने पैसा लगाया था वही माइनस भी हो जाएगा आपका। मतलब 1,000 रुपए कैपिटल में से माइनस हो गया और 1,000 रुपए स्टॉक में से माइनस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वो कैश लेके गया तो क्या करोगे आप? कैश लेके गया तो कैश माइनस कर देना 1,000 रुपए, और कैपिटल माइनस हो जाएगी, बिकॉज मालिक अपना लगाया हुआ पैसा घर लेके चला गया, तो 1,000 रुपए कैश में से माइनस, 1,000 में कैपिटल में से माइनस हो गया। डन, ठीक है। चलो, इसके बाद और क्या हो सकता है? और एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि भैया नुकसान हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। अब बैड डेट्स कितना? लेट सपोज 500 रुपए डूब गए। अब 500 रुपए अगर डूब गए तो नुकसान हुआ, ये नुकसान कहां जाएगा? क्या ये नुकसान करंट ईयर का है? यस, आपने इसी साल एनालाइज किया होगा पैसे नहीं मिलने वाले, फोन कर रहे हो, फोन नहीं उठा रहा, तो क्या करोगे आप? कैपिटल तो माइनस होने वाली है ही, क्योंकि करंट ईयर का नुकसान जो झेलेगा कौन झेलेगा? मालिक ही झेलेगा, बिजनेस उसी का है। तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर मार दो 500 रुपए का नुकसान। और ये पैसा किससे लेना था आपको? क्या बोलते हैं उसको जिससे हमें पैसा लेना होता है? डेटर्स। डेटर्स में बी साइलेंट रहेगा तो उसे डेटर्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बी साइलेंट रहता है इसमें, तो डेटर्स बोलना है इसको, ठीक है। तो वहां से क्या करेंगे हम लोग? इसे माइनस करवा देंगे। डन, समझ में आ गया? ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाओ। एक और छोटा सा पॉइंट, विच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दोनों चीजें पॉसिबल है, कैपिटल पे इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट। तो एक बात बताओ, कैपिटल किससे कनेक्टेड है? ऑनर से। ड्रॉइंग्स किससे कनेक्टेड है? ऑनर से। तो ऑनर से ही पैसा लेकर ऑनर की कैपिटल में एडजस्ट करवा देना है आपको। दैट मींस कैपिटल ही प्लस हो जाएगी और कैपिटल ही माइनस हो जाएगी, बिकॉज इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं है आपकी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑनर से लिया जा रहा है और ऑनर इंटरेस्ट क्या करेगा अभी? क्या वो बिजनेस में रीइन्वेस्ट मार देगा। ड्रॉइंग्स का मतलब इंटरेस्ट ऑनर से मांगा जा रहा है, तो कहां से निकाल के देगा? अपनी कैपिटल में से निकाल के दे देगा, बोलेगा मैंने पैसा दे तो रखा तुम लोगों को, निकाल लो वहां से मेरा पैसा। तो यहीं से माइनस, यहीं पे प्लस हो गया हमारा। तो कैपिटल में प्लस और कैपिटल में माइनस करके हम इसे बैलेंस कर देते हैं। डन। तो दीज आर दी ट्रांजेक्शंस जिसको आपको मेंशन करना है इस पूरे चैप्टर में, इसके अलावा और आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। आगे जाके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऐसा फॉर्मूला जैसी कोई चीज नहीं होती, वो कराऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, जब वो क्वेश्चंस आएंगे तब। अभी के लिए फिलहाल ये चैप्टर का बेसिक्स है, इसे अच्छे से लिख लो, समझ लो। नेक्स्ट क्लास में रिपीट करके आना, दोबारा से एक बार रिकॉल करके आना सारा पार्ट, ताकि हम इनको इस्तेमाल करके क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें करने हैं, इनका इस्तेमाल करना है। और बेसिक चीजें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि कब प्लस होना है, कहां प्लस होना है, कहां माइनस होना है, बस आप दिमाग से सोच के देखना, बस आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा। कभी कभार ऐसा भी होगा आपका दिमाग कुछ बोलेगा और आपका दिल कुछ और बोलेगा, होता है ना ऐसा। और जब ऐसा कंफ्यूजन आए ना, तो अपने आप को दोबारा से रीवेरीफाई कर लेना, ठीक है। क्योंकि आपके इंस्टिंक्ट बोल देता है कि यार मेरे लॉजिक फिट नहीं बैठ रहे बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। मेरा दिमाग कुछ बोल रहा है लेकिन लॉजिक देखा जाए तो लॉजिक कुछ और बोल रहा है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। तब ये एक बार वेरीफाई कर लेना या मुझसे पूछ लेना कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा उसका रीजन मुझसे पूछ लेना, ठीक है, वो बता दूंगा मैं, हो गया हमारा काम। तो लॉजिक्स के साथ जितना काम करोगे अकाउंट्स के अंदर उतना ज्यादा इजी बन जाएगा, ठीक है। दिमाग कभी कभी धोखा भी देता है, ठीक है, तो उनकी उसके सुनने की जरूरत नहीं है। जब आपका दिमाग और लॉजिक दोनों फिट बैठ रहे, दोनों सेम बातें बोल रहे हैं, सही है मतलब, ठीक है। बट ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, पता लगे नहीं मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, यही होगा, कर दो सही, ठीक है, वो भी नहीं करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।